मॉर्निंग क्लास। कल हम लोग आप सब लोग स्टडी जो कर रहे थे वो पैथोलॉजी की स्टडी ऑफ डिजीज, आप लोग मानव रोग का उपचार आप लोग के ऑलमोस्ट वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम में कहां से क्वेश्चन बनता है उस पर हम चर्चा किए थे। और बीइंग ए गुड स्टूडेंट होने के नाते हम लोगों की इतनी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि हम लोगों ने कल पढ़ा था वो एक बार हम लोग 2-3 मिनट में उसको रिपीट करते हैं, रिकॉल करते हैं, ताकि कोई आज जो नया जुड़ रहा है उसको एक बार अपडेट हो जाए, आप लोगों को अपडेट हो जाए और उसको पता चल जाए कि होती है ये चीज। तो हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि मानव रोग जो होता है इसका स्टडी पैथोलॉजी होता है, विज्ञान की ब्रांच, उसमें हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। रोग से रिलेटेड आप लोगों से पूछा जाए कि कोई संस्था होती है जिसका नाम WHO होता है। WHO को हम लोग पूरे नाम से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना से जनरल अवेयरनेस के रूप में किया जाता है तो 7 अप्रैल 1924, इसीलिए हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं या मना रहे होते हैं। हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 अप्रैल को। जो ओजोन परत नक्सल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप लोग 16 सितंबर को। तो इसी तरीके से आप लोगों को तमाम महत्वपूर्ण डे याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन होता है। आप लोगों को सिलेबस में कभी भी नहीं दिखाया होगा कि आपको महत्वपूर्ण तिथियां भी पढ़ के जानी है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो सिलेबस में नहीं होता, फिर भी वहां से क्वेश्चन होता है। उसके बाद हमने इसका मुख्यालय या हेड ऑफिस कहाँ होता है? इस दुनिया में रोग के कितने प्रकार हो सकते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिजीज। फर्स्ट वन होता है वो कम्युनिकेबल डिजीज या बोल सकते हैं वायरल डिजीज, इट मींस संक्रामक रोग। थर्ड वन होता है असंक्रामक यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन वायरल। और लास्ट वन कैटेगरी होती है वो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इट मींस अनुवांशिक, और इसको हम जन्मजात भी कह देते हैं, क्योंकि ऐसी बीमारियां जो हम लोग मां के पेट से ही साथ लेकर आते हैं उनको जन्मजात रोग कहा जाता है। और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जैसे आपके दादा से आपके पापा में, पापा से हम लोगों में से अपने बेटी बेटियों में, पोती पोतियों में, सब पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। उस बीमारी को, उस रोग को हम लोग क्या कहेंगे? अनुवांशिक रोग कहेंगे। हम सबसे पहले कैटेगरी स्टार्ट कर दिए थे जिसका नाम था संक्रामक रोग। ये संक्रामक रोग भी होते हैं जो आपसे मेरे में और मेरे से आप में फैल जाते हैं। ये 5 सूक्ष्म जीवों की वजह से होते हैं, जिनमें एक जीवाणु से रिलेटेड, अब इस जीवाणु को बैक्टीरिया भी कह देते हैं, विषाणु से होता है उसको वायरस भी कह देते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग और कवक जनित, कवक को फंगल भी कहते हैं, और एक कर्मी जनित रोग भी होते हैं। तो ये 5 सूक्ष्म जीव के कारण ये बीमारियां होती है। इनमें पहली कैटेगरी हमने जीवाणु जनित रोग पढ़े थे, और जीवाणु जनित रोगों में 6-7 बीमारियों पर डिस्कस हुआ था। उसमें पहली बीमारी टीबी थी, और टीबी रोग के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को थोड़ा डिटेल से दिया था, बढ़िया से विस्तृत रूप से बताया था। और एटलीस्ट इतनी बातें आप लोग याद रखते हैं तो आपका टीबी से कोई क्वेश्चन गलत होगा, ये कान खोल के गांठ बांधिए माय डियर, गलत होने की संभावना नहीं होगी। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा टीबी के बाद कौन सा रोग बताया? प्लेग। प्लेग की रिगार्डिंग पूरी बता दी। उसके बाद आप लोगों को कौन सा बता दिया? टिटनस। टिटनस के बाद क्या बता दिया? टाइफाइड। और टाइफाइड के क्या बात बता दिया? गोनेरिया। और ये गोनेरिया बीमारी आप लोगों को बताई गई थी कि एसटीडी टाइप की बीमारी होती है, इसको सुजाक रोग भी कहते हैं। ये गोनेरी नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। और ये आप सब लोगों को ध्यान रखना कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु का कारण और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु का कारण भी ये गोनेरिया बीमारी ही रही थी। तो इतनी बात हम लोग कल कर चुके थे। आओ बच्चों, इससे आगे और कोई बीमारियां होती है बीमारी से रिलेटेड तो उनके बारे में समझते हैं। तो सब लोग रेडी होंगे ना? बहुत बढ़िया। हम नेक्स्ट जितना भी नंबर है आप लोग काउंट कर रहे हैं उस हिसाब से करते रहना। मैं स्टार लगा के पॉइंट क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें आप लोगों का एक बीमारी और आता है बैक्टीरिया में, उस बीमारी का नाम होता है हैजा। क्या नाम है बच्चा? हैजा रोग। ये नाम तो आप सब लोगों ने सुन ही रखा है। हैजा रोग होता है, इस रोग का अदर नेम होता है वो विसूचिका रोग भी होता है। कौन सी चीका? विसूचिका रोग। यानी विसूचिका रोग जो होता है वो इसी का ही नाम होता है। विसूचिका रोग के अलावा इस रोग को आप लोग कोलेरा डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इसको हम कोलेरा रोग भी कहते हैं। ये कोलेरा वर्ड क्या होता है? इंग्लिश वर्ड है ना। डॉक्टर आप लोगों को भेजा बोलेगा तो ऐसे लिखिएगा भाई, कोलेरा, है ना। ये लो है कोलेरा।
देखो हेजा रोग है, इसको विसूचिका रोग कहते हैं और इसी रोग को कोलेरा रोग भी कहा जाता है। समझ आया आप लोग को? बहुत आसान है, हिंदी भाषा में बता रहे हैं, कोई ज्यादा हार्ड है नहीं, लेकिन जरूरत आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट लेनी है, तब हर चीज आसान होती है, संभव होती है। हेजा रोग के इतने नाम के साथ साथ दूसरा चीज और याद रखने के लिए आप लोगों को बोलेगा, और वो याद क्या रखना, इसका रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया, इसका जो जीवाणु जनित पढ़ रहे हैं तो सबको ही पता है हेजा जीवाणु जनित में आता है। पंडित का टीका न्यू है, ऐसे हेजा हुआ था ना, तो हेजा हेजा का कारण कौन बनता है? विब्रियो कोलेरी। ये विब्रियो जो कोलेरी एक जीवाणु का नाम है, तो आप इस कोलेरी के आगे जीवाणु जरूर लगाएं, विब्रियो कोलेरी जीवाणु। ओके, आगे बढ़ो। आप लोगों से पूछेगा कि इस हेजे का रोग संक्रमण, यानी ये एक दूसरे में वायरल कैसी होती है बीमारी, तो वही चीज फूड पॉइजन या दूषित जल भोजन से। क्या लिखेंगे बच्चा? दूषित जल व भोजन। आप सड़ी चीजें सड़ी बासी चीजें नहीं खानी चाहिए, एकदम प्योर और फ्रेश चीजें, शुद्ध चीजें यूज करो। दूषित जल और भोजन, ठीक है। आगे बढ़ो, आपसे पूछेगा इसका प्रभावित अंग कौन सा है? प्रभावित अंग, डैमेज ऑर्गन। तो प्रभावित अंग के लिए आप लोगों को ध्यान रखना आंतें, यानी इसमें भी आप लोगों की क्या डैमेज होगी? आंत डैमेज हो जाएगी। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखना। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें उपचार के लिए ओआरएस का घोल पिला देता है डॉक्टर। क्या पिलाता है? उपचार में क्या दिया जाता है? ओआरएस। ओआरएस, देखो ओआरएस का पूरा नाम होता है, ओ से होता है ओरल, और ओरल वो चीज है जो मुंह के द्वारा पीते हैं। ओरल, आर का मतलब होता है रिहाइड्रेशन। रिहाइड्रेशन मतलब आप रिहाइड्रेशन, आप लोग डिहाइड्रेट हो गए थे, अब आपको वापस रिहाइड्रेशन होने के लिए सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में कहते हैं वीडीएम, सॉल्यूशन। देखो बच्चा, सॉल्यूशन काफी आसान है। आप लोगों के जब ये हेजा होता है तो इससे सिम्टम्स आते हैं, आप लोगों को दर्द भी होता है, उल्टी भी होता है, इस प्रकार चक्कर भी आने लग जाते हैं, कमजोर होके शरीर। देखो आप लोगों की दस्त और उल्टी होता है तो शरीर का जो जल और लवण है वो बाहर निकल जाता है, और आप लोगों को वीकनेस या फिर कमजोरी होती है। तो देखो आप लोगों का जल और शरीर से लवण बाहर निकल गया, तो आप हाइड्रेट थे, उससे डिहाइड्रेट हो गए। तो डिहाइड्रेट से वापस आपको हाइड्रेट होने के लिए डॉक्टर ओआरएस का घोल बोलेगा, तो इसको पानी में घोल के आप लोग पिएंगे तो वापस आप लोग हाइड्रेट हो जाएंगे। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इस रोग उपचार के लिए दिया जाता है। समझ आया? काफी आसान है, इसका पूरा नाम भी पूछ सकता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो एक बार रिपीट करिए प्लीज, रिपीट वंस अगेन। फर्स्ट है हेजा रोग, क्या मैंने क्या लिखा? हेजा। हेजा को ही क्या कहते हैं? और कोलेरा रोग बोले तो, और विसूचिका बोले तो विब्रियो कोलेरी जीवाणु किस बीमारी का रोग कारण बनता है? हेजे का। इसका रोग संक्रमण किससे फैलता है? हेजे में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? और उपचार के लिए क्या दिया जाता है? ओआरएस। ओआरएस का पूरा नाम बताइए? ओरल रिहाइड्रेशन। बताओ बात समझ में आ गई होगी? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज आप लोगों के लिए जो है वो काफी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट बीमारी, और उसका इंग्लिश में नाम तो होता है डायरिया। इंग्लिश वर्ड क्या है बच्चा? डायरिया। और हिंदी वर्ड इसका जो होता है वो होता है दस्त। इस डायरिया को ही क्या कहते हैं हम लोग? दस्त रोग कहते हैं। देखो दस्त भी दो प्रकार की होती है, एक दस्त होती है जिसके साथ खून निकलता है, यानी ब्लड आता है, उस दस्त को कहते हैं अतिसार और अमीबियस पेसिस या खूनी दस्त। वो खतरनाक है, इसमें आपकी डेथ भी हो सकती है। और ये दस्त जो होती है इसमें पतला पतला पानी सा निकलेगा, कोई खून नहीं निकलता है, एकदम दस्त, ये नॉर्मल दस्त है जो आप लोगों की डायरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दस्त के भी प्रकार होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ दस्त। ये चीज आप लोगों को जानने वाली की बात नहीं, ये बीमारी की बात है। आगे बढ़ो। इस बीमारी का रोग संक्रमण क्या बनता है? इसका रोग कारण क्या बनता है? इसका रिस्पॉन्सिबल जीवाणु कौन सा होता है? तो ई कॉली जीवाणु। कौन सा कॉली? विराट कोहली नहीं, ई कॉली जीवाणु। ये ठीक है ना? हाँ, तो ई कॉली जीवाणु, ये क्वेश्चन बनता है कि ई कॉली जीवाणु किस बीमारी का रोग कारण बनता है? तो जवाब आएगा डायरिया का।
सोचेंगे यार ये क्या होता है, इंग्लिश वर्ड है दस्त का, डॉक्टर इसको डायरिया बोलता है, हम लोग अपनी भाषा में दस्त बोलते हैं। बात समझ में आ गया होगा? आप लोग अलग अलग समझ जाते हैं, आप ये बीमारी पढ़ के चले जाते हैं, ये ट्यूशन बना, इससे ट्यूशन बन जाता है, तो तुम लोगों का गड़बड़ हो जाता है। हाँ, मेहनत अधूरी हो गई। पढ़ाया क्या, लक्षण है पढ़ाया है, ये चीज मानिए। आगे बढ़िए, संक्रमण, संक्रमण तो वही चीज, दूषित जल और भोजन, वही चीज रहेगा, दूषित जल प्लस भोजन। ये चीज ज्यादा आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं, दूषित जल भोजन। दूसरी चीज है प्रवाहित अंग, आंत, बहुत बढ़िया। प्रवाहित अंग जो होगा वो होगा बच्चा आंत, ये लो, इसमें आंत होगा। उपचार के लिए वही बात, 10 में भी आदमी डिहाइड्रेट हो जाता है तो वापस रिहाइड्रेशन के लिए उपचार में क्या दिया जाएगा, उपचार के लिए आप लोगों को ओआरएस का, हाँ ओआरएस का घोल, ओआरएस का घोल पीने के लिए डॉक्टर बोलेगा। तो इतनी बात आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। टोटल बैक्टीरियल डिजीज आप लोगों के 7-8 डिजीज हो गए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। एक और बता देता हूं जिससे भी आप लोगों की पढ़ाई लिख लिया होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट बीमारी आप लोगों की निमोनिया, नाम सुना है ना, न्यूमोनिया, निमोनिया कौन सा रोग है, निमोनिया रोग। देखो निमोनिया रोग जो होता है, ये बीमारी बच्चा निमोनिया के नाम से ही जानी जाती है। पहले कोविड-19 हुआ था ना, उस रोगी को कोविड-19 रोगी घोषित बाद में किया गया था, पहले निमोनिया रोगी बताया डॉक्टरों ने पेशेंट को। फिर धीरे धीरे पता चला कि यार निमोनिया के इतने खतरनाक और भयानक सिम्टम्स नहीं आते हैं, ये तो कोई और ही बीमारी है। और धीरे धीरे इसकी बात WHO तक पहुंची, रिसर्च हुआ, शोध हुआ, उतने में तो पूरी दुनिया में छोटे से जीव ने तहलका मचा दिया और हम सब लोगों को 2 साल के लिए कैद कर दिया। रियल में तो कोरोना वायरस 2002-2003 में ही आ गया था। सार्स नामक बीमारी हुई थी, वो इस कोरोना वायरस से थी, कोरोना उसी बीमारी का है। तो उससे जर्मनी कौन से ओलंपिक भी रद्द हुए थे 2003 के, 2002 से 2003 के बीच की बात है ये। उस टाइम ही आ गया था कोरोना, लेकिन इसने अपना रियल रूप, जो ओरिजिनल रूप दिखाया वो 2019 में दिखाया। 2019 में ये बीमारी आई थी कोविड-19, अकॉर्डिंग टू WHO इस बीमारी का नाम कोविड-19 है। समझ आया बात? आगे बढ़ो। इस निमोनिया रोग सिंपल बीमारी है, उतना हार्ड नहीं है, उतना भयानक नहीं है, नॉर्मल की उपचार। आप लोगों की वही चीज कि इसमें चीज जो याद रखनी है वो रिस्पॉन्सिबल जीवाणु याद रखना है। हाँ, ये भी बोल सकते हैं, या फिर डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। अब मैंने आप लोगों को हिंट दिया हुआ है कि इतनी बड़ी चीजें याद रखने के लिए डॉक्टर ने नहीं बताया है, आप तो छोटी चीजें हिंट पकड़ के रखिए। और डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु, आप ये निमोनी जीवाणु से निमोनिया याद रखिए, टाइफी जीवाणु से टाइफाइड याद रखिए, और टिटेनी जीवाणु से टिटनस याद रखिए। ज्यादा पढ़ोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, डॉक्टर बनने के लिए थोड़ी आए हैं हम लोग। अपना जो काम है ना, देखो ना कचरा पट्टी पढ़ाना पसंद है ना पढ़ना पसंद है, आप उसी चीज को सीखें, उसी चीज का आकलन करें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नहीं बनना है हम लोगों को, डॉक्टर नहीं बनना है हम लोगों को, अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है। उसके लिए आप लोगों को एक बेहतरीन रणनीति, कुछ लोग बहुत मेहनत करके भी अनसक्सेस रहते हैं, कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी सक्सेस होते हैं, कोई बहुत ज्यादा मेहनत करके भी सक्सेस होता है। देखो उसका आकलन, मतलब आप पुराने जितने भी मॉडल सेट पढ़ेंगे ना आप लोग, जिसकी भी एग्जाम कर रहे हैं, जिसकी भी उसका पुराने जितने भी एग्जाम लगे उसके पेपर उठाओ, और उन पेपर को हर दिन एक मेक ए हैबिट आदत बना लो। जिस प्रकार 10 रोट खाए बगैर तुम लोगों को नींद नहीं आती है, वैसे आप लोगों को नींद नहीं आनी चाहिए, हर दिन का एक मॉडल सेट सॉर्ट आउट करें। या जैसे 7 दिन में टाइम नहीं मिलता है तो एक दिन संडे का टाइम तो मिल जाता है, एक दिन संडे का उठाओ, 3-4 मॉडल सेट कर लो, टाइम दे के बैठ जाओ घड़ी में, इस टाइम पर भाई आप 1 घंटे में कितने, इस गवर्नमेंट के एग्जाम लगे हुए हैं इस पेपर के, आप 1 घंटे में कितने पेपर, इससे आपको आकलन होगा और एक तजुर्बा ये बैठेगा कि आपके एग्जामों में किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, उनकी क्या लैंग्वेज बन रही है, किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, और मैं इसको कैसे एग्जाम को करें। तो आप जैसे मॉडल सेट पेपर हल करने लग जाते हो ना, आप लोगों की तैयारी के 4 चांद हो जाते हैं।
सही है गलत है? सही बात है। अब जो बच्चे पढ़े हुए हैं एग्जाम में बैठे हुए उनका तो वहां भर जाए तो हूं वहां भर जाए। हर जगह अभी नए नए रूट है ना, अभी कदम रखा ही है, अभी कंपटीशन की दुनिया में कदम रखा ही है। उनको अभी थोड़ा सा वे नहीं 1-2 साल ऐसे समझ में है ना, मजा भी लेना है। हर जगह 2-3 साल होगा। अब घर का की तरफ प्रेशर आएगा, बाप को दिमाग ठिकाना है, बात समझ में आएगी और उनको पता चल गया कि कहां से। तो आप समझिए प्लीज, आप लोग ध्यान से। तो इतना बड़ा नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं, निमोनी जोड़ याद। अब सुनो, आपसे पूछेगा इसका संक्रमण, तो वही चीज, इसका संक्रमण दूषित जल और भोजन, दूषित जल भोजन, दूषित जल प्लस भोजन, शरीबा से चीजें नहीं खाना। अरे कहीं बताया तुम लोगों को, कहीं पर भी हाथ मुंह लगाए हैं तो धो, ठीक है ना। अब इधर उधर आप लोग पता नहीं किस किस के साथ हैंडशेक कर रहे हो, अब उसका हाथ साफ है या नहीं आपको पता थोड़ी है, उसने धोए नहीं धोए, ठीक है ना। मेरा हाथ साफ है कि नहीं आपको पता थोड़ी है, ठीक है ना। साबुन की भी हाथ करके आ गया और आपके छोटे मोटे बैक्टीरिया कीटाणु जीवाणु होंगे वो आपके हाथ के लग जाएंगे, आप उसी हाथ को बिना धोए मुंह में डाल दोगे, मुंह में डालने का मजा नहीं आ रहा है गंदा, मुंह में मत डाला करो, बीमारी होती है ना। आप इसी अंगुली को इसमें डाल देते हो, ऐसे ऐसे और इसी को मुंह में डाल देते हो, गंदे हाथ मुंह में डालने से आप लोगों का इम्यूनिटी जो होता है ये बीमारी। आगे बढ़ो, इसका प्रवाहित अंग क्या हो जाएगा? हाँ है कौन सूत्र भाई? प्रवाहित अंग बराबर आते, प्रवाहित अंग फेफड़े। वेरी गुड। हाँ एक चीज ये ध्यान रखना, इसमें पहले फेफड़ा इन्फेक्टेड होता है, फेफड़ा कौन सा आड़ा? फेफड़ा। हाँ और इसको इंग्लिश में लंग्स कहते हैं, तो देखो लंग्स है ना, ये चीज ध्यान रखना तुम लोगों को, लंग्स, हाँ लंग्स बोल रहा हूँ है ना। तो ये फेफड़ा है और इसी ये खराब हो जाता है। तो ये 5-7 इंपोर्टेंट बीमारियां थाने इस बीमारियों से मुझे याद रखनी है, और अति के याद रख ली तो थारो काम हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी अपन उठाते हैं, विषाणु लिखिए। उपचार, उपचार भाई बात है बचाव ही उपचार है मैडम, बाकी बात ये है कहते उपचार बचाव नहीं रखो ना तो कोई उपचार नहीं। हां डॉक्टर के पास जाते रहो और बार-बार बीमारियां होती रहेगी, पैसा खर्च करते रहो उसमें। बचाव मतलब आप एकदम क्लीन रहें, मतलब सजग रहें, समझदार बनके गंदी सी बात। आगे बढ़ो। अब देखो नेक्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी उठाने जा रहा हूं, उस कैटेगरी का नाम है विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग कौन से रोग? विषाणु जनित रोग है, हाँ डिप्थीरिया, और इसके अलावा परटूसिस, और इसके अलावा और भी बहुत सी है ना, मतलब ऐसी बहुत सारी बीमारियां भी हैं जो बैक्टीरिया से रिलेटेड है। लेकिन अपन यहाँ पर पूरी किताब थोड़ी लिखेंगे, ऐसे पूरी किताब लिखोगे तो तुम लोगों को भाई बात के कानून सिखा दे, यहाँ पर आके देखो आप लोगों को मैं इतना कहते हैं होता है करीब खीर कया था, क्या चीजें नहीं लिखाऊंगा मैं, आपको वही चीजें दूंगा जो रियल करीब है, दूध से करीब निकाल के देती है आप लोगों को, है ना। और ये चीजें एटलीस्ट आप लोग याद करके जा रहे हो, अति याद के लिए तो की तरफ काम बढ़ जाए, है ना। बात समझ में आ गई होगी। और ज्यादा खान और पढ़ना है तो अपांगन वैसा पढ़ाते हो, परिचयता दिख आवश्यकता फार्गन, खूब सारा नोट्स है, खूब सारे फार्गन मटेरियल है, बहुत सारा फार्गन ये चीजें हैं, काम के लैंग्वेज है, बहुत सारी कीवर्ड्स को यहां पर 50 मिनट में टीचर जितना कर सकता है जितना बता देगा, खुद समझदार हो आप। मैं बड़े छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं, यूकेजी एलकेजी को, मैं बड़े बच्चों को पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छे और समझदार बच्चे। समझ आ गई ना बात? अब आगे बढ़ जाओ। विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग बोले तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं वायरस रिलेटेड डिजीज, है ना। अब अपन बात ये सी है कि ट्रिक बोलते हैं, आप मेरे साथ रिपीट करना, रिपीट विथ मी, यानी मैं जो बोल रहा हूं वही आपको बोलना है। बोलो रवि चाचा, छोटी माता, वह आया ने हैप्पी एड्स डे पर
साइंस वर्ड का चिकन खाया जिससे उनके पोलियो, पीलिया, कसरा, कोरोना तथा सुआ हो गया। तो ये ट्रिक पढ़ने से आपको जितने भी वायरस रिलेटेड बीमारियां हैं वो इस ट्रिक से आप डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें ये जो कि रेबीज, खसरा, पोलियो, पीलिया, स्वाइन फ्लू, कोरोना, आप लोगों का बर्ड फ्लू, आप लोगों का डेंगू, एड्स, छोटी माता, बड़ी माता, चिकन पॉक्स, है ना, ये सारी बीमारियां वायरस रिलेटेड है। इन पर अपन वन बाय वन करके एक एक पर चर्चा करने वाले। सबसे पहले छोटी माता व बड़ी माता, ये नाम सुना होगा ना। तो छोटी माता और बड़ी माता, इसको हम तुलनात्मक पढ़ते हैं। देखो मजा आएगा आप लोगों को। अब सुनो, एक तो होता है छोटी माता। कौन सी माता? छोटी माता। ये और एक होता है बड़ी माता। हाँ, आप लोगों को जो एग्जाम पेपर होगा उसमें बढ़िया एकदम साफ सुथरा लैंग्वेज मिलेगी। हिंदी वाले को हिंदी में और इंग्लिश वाले को इंग्लिश में। और ये घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, होता है गलती इंसान से, बिल्कुल। बाकी आप तो समझदार है, ठीक है ना। तो छोटी माता है, फिर आप स्पेलिंग पर, मात्रा पर ही ध्यान दे, ज्यादा लोग तो नहीं दे देला, है ना। समझ आ रही है बात? अब आ जाओ छोटी माता। अब तो सही है, अब आ जाओ। ए छोटी माता वो ऐसे नहीं है। आगे बढ़ो। बड़ी माता, बड़ी मम्मी, बड़ी माता और छोटी माता। अब हम इंग्लिश में कहीं पहले तो बहुत इनको इंग्लिश में बोलते हैं चिकन पॉक्स। कौन सा पॉक्स? चिकन पॉक्स। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। अब थारा तो यहां पर ही 12 बज जाएगी। स्मॉल पॉक्स आपसे क्वेश्चन पूछेगा, स्मॉल पॉक्स का संबंध किस बीमारी से? अब आप बोलोगे छोटी मतलब छोटी, हाँ मतलब ये छोटी मतलब नहीं। साइंस में जैसा हम सोच रहे हैं वैसा साइंस नहीं। जिस तरीके से साइंस बनी हुई है उसी तरीके से पढ़ रहा है हम लोग पास हो जाएंगे। बड़ी आंख छोटी आंख सुना होगा। बड़ी आंख छोटी आंख भी सुना होगा। बड़ी आंख कहने में बड़ी है, उसका लंबाई छोटा ही होता है, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर होता है। और जो बड़ी आंख छोटी आंख होती है ना वो होती है 6.1 मीटर। 6.1 मीटर का उल्टा करो 1.6 हो जाएगा। तो बड़ी आंख की लंबाई कितनी होगी? 1.6। और छोटी आंख की लंबाई कितनी होगी? 6.1। तो छोटी कहने में छोटी है, वैसे बड़ी है। देवियां बढ़ाती कोई और हो बनी थे बड़ा। तो बात ऐसी है, ये चीजें दिखने में ही है छोटी, पर है बढ़िया छोटी। का काम खतरनाक भयानक बीमारियां हैं दोनों आज की डेट में एक ही होती है। इनमें से बता सकते हो क्या कौन सी होती है? एक बीमारी विलुप्त हो चुकी है। जैसे आप आज की डेट में पोलियो नहीं देख रहे हो ना, वैसे आज की डेट में आप इन दोनों में से बड़ी माता होती है चेचक। इसको चेचक भी बोलते हैं। कौन सा? चेचक रोग। चेचक रोग भी इसको कोई कहा जाता है। और इसको अपन देसी भाषा में, अपनी भाषा में आंकड़ो काकड़ो या अचबड़ा निकलाया या माता निकलाई भी कहा भाई बीमारी है ना। तो आपको ये ध्यान रखना कि 1977 फिक्स डेट देखे तो 1980 के बाद ये बीमारी विलुप्त, यानी जिनका जन्म अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार 1980 के बाद ये बीमारी नहीं हो रही है। 1980 से पहले जिनका जन्म हुआ है उन्हीं के ये बीमारी हुई है। जैसे अपने दादा परदादाओं ने बीमारी थी, आपने तो 1990 के बाद में जन्म लिया। अर्थात वो आता समथिंग या 2000 है ना। तो बात कर रहे हैं हम लोग कि ये बीमारी आज विलुप्त नहीं होती है। इसमें एक चीज ये ध्यान रखना, सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, और दूसरा ये है कि इनका जो फैलाने वाला जीवाणु, राइट, अब मैं वायरस बोल रहा हूँ कि इसको कौन सा वायरस फैलाता है, इसका कारण कौन सा वायरस बनता है, इसका कौन सा हो जाता है। तो इसका रिस्पॉन्सिबल वायरस होता है, यानी कारण, इसका कारण होता है वेरिसेला।
कौन सी सेला? हाँ, साथ साथ बोलते रहा करो, चुपचाप मत बैठो ऐसे। चुपचाप बैठने से आप लोगों को ये नौकरी नहीं मिलने वाली है जो आप सोच रहे हो, इतनी आसान थोड़ी है। आपका गवर्नमेंट नौकरी लगने का मतलब है 60 70 80 हजार रुपए आने वाले टाइम में आप सब 1 लाख रुपए का सब 1 लाख रुपए उठा रहा होगा। तो 1 लाख रुपए बस हमारे को मिला है। वेरिसेला वायरस, वेरिसेला वायरस। अब वायरस लगाना पहले जीवाणु लिख पड़ेगा, जीवाणु लगाया वायरस। और इसका कारण बता सकते हो क्या? वेरिकोला वायरस। बहुत बढ़िया, वेरिकोला वायरस। मजा आ रही है सबको? वेरिकोला वायरस। आगे बढ़ो, आपसे पूछेगा इसका संक्रमण किससे फैलता है? तो वही चीज, इसका संक्रमण फैलता है दूषित जल प्लस भोजन, है ना? और इसका संक्रमण भी ये सेम ही रह जाएगा। तो मैं इसे ये निशान लगा दिए हैं तो आप समझदार होंगे, समझ आएंगे, मतलब यही चीज इसकी होगी। अच्छा, इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? डैमेज ऑर्गन, प्रभावित अंग। तो प्रभावित अंग के लिए आप लोगों का जवाब आ जाएगा स्किन। आपकी क्या होगी? स्किन। स्किन क्या है? त्वचा। त्वचा पर क्या होता है बच्चा? फफोले बन जाते हैं, फफोले, है ना? और इस पर भी डैमेज ऑर्गन क्या होगा? तो डैमेज ऑर्गन बराबर जवाब आ जाएगा स्किन। डैमेज ऑर्गन स्किन, और स्किन पर फफोले बनेंगे दोनों पर। फफोले बनेंगे, कुछ दिन बाद इनका जो पस है वो भी निकल जाता है, इनका पस, इनमें पानी भरता है वो निकल जाता है। लेकिन इनसे जो स्किन पर निशान बनते हैं वो अस्थायी होते हैं, कुछ दिन बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। निशान क्या होते हैं बच्चा? अस्थायी होते हैं। और इनमें जो स्किन पर जो निशान बनेंगे वो स्थायी होंगे, परमानेंट रहेंगे, स्थायी निशान। अरे ओमपुरी को जानते हो कि नहीं जानते हो? अमरसपुरी का भाई ओमपुरी आज इस दुनिया में नहीं है। फिल्म आप खूब देखी हुई है, उनमें एक एक्टर जो आता था उसका नाम आज तो नहीं है, वो उसका नाम तो अमर हो गया है भाई साहब, ओमपुरी। और ओमपुरी की स्किन आपने देखा होगा, उसके खड्डे 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 सीधे, और वो उससे इस माता से ही ग्रसित हुआ था। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों को किसी के भी नहीं है, आप लोगों के एक बार ये जरूर हो सकता है जिंदगी में, उसके बाद जितने भी लोग होंगे उनसे लड़ने की शक्ति भी ये छूट के जाता है। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस बीमारी के जो टीके का आविष्कार किया था चेचक के एडवर्ड जेनर ने किया था। ये लाइन तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बनती है, तो मैं इसको डबल एरो करके इधर लिखा दे रहा हूँ, इस तरीके का निशान करके। तो देखो, आप लोगों से पूछेगा चेचक के टीके का आविष्कार, चेचक के टीके का आविष्कार, ये बात ध्यान रखिए आप लोग। जिस प्रकार आप लोग आविष्कारक जिसने किया था उसका नाम था एडवर्ड जेनर। जहाँ थान थारा मोबाइल नंबर याद है, थान कुल सो गांव है को याद है, पापा मम्मी कौन है आप कहते हैं ना, आपको मैं जानता हूँ, आप मेरे पापा है ना? मैं आपको जानती हूँ, आप मेरी मम्मी है ना? मैं आपको, तो ये सबकॉन्शियस माइंड में चले जाना चाहिए। आपको पता है क्या ये चीजें आपके दिमाग में कितनी चीजें, वैसे आपके दिमाग में चीज होनी चाहिए। चेचक टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया। इसको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं, इसको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये फादर ऑफ इम्यून यानी रोग प्रतिरोधक विज्ञान के पितामह या जनक किसको कहा जाता है? तो एडवर्ड जेनर। ठीक है बच्चा, इसके फादर ऑफ वैक्सीन भी कहा जाता है ना? इसको फादर ऑफ वैक्सीन भी कहा जाता है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी या रोग प्रतिरोधक विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। समझ आया? आगे बढ़िए। तो इतनी सारी चीजें, इतनी प्रॉपर्टी यदि आप लोग इन दोनों रोगों में याद रखते हैं तो ये मान के चलिए मोटा मोटा क्वेश्चन इधर से ही बनता है, इससे बाहर नहीं बनता है। इस साला हम लोग इतना ऊर्जा के साथ, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, ये कोई एक दो रात का कॉन्फिडेंस नहीं है। हम लोगों ने भी टाइम किया है तो इतना कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं कि रियल फिगर से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि टाइम के पास टैलेंट है।
जिसके पास टाइम है उसके पास पेरेंट है, जिसके पास टाइम नहीं है उसके पास पेरेंट कभी भी नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है? तो ये सीन है। हम लोग आप लोगों को ये बता रहे हैं कि विषाणु जनित में एक छोटी मात्रा, एक बड़ी मात्रा चेचक, इसको चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, वेरिसेला वायरस, वेरियोला वायरस, इसमें भी स्किन स्थायी निशान होती है, अस्थायी निशान होगा। और एडवर्ड जेनर ने इसके टीके का आविष्कार किया था और इन्हीं को हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बीमारी का नाम आता है जो काफी आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के काफी दफा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखा भी गया है, जिसका नाम है बच्चा डेंगू। जिसका नाम क्या है? डेंगू। क्या नाम लिख दिया होगा? सुनो तो एक बार पढ़ के सुनाओ। डेंगू। डेंगू जो बीमारी है, इस बीमारी का जो और अन्य नाम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं मालूम है क्या आप लोगों को? इस बीमारी का नाम होता है हड्डी तोड़ बुखार। कौन सी बुखार कहते हैं? हड्डी तोड़। इसमें आप लोगों के हड्डियों में बहुत शानदार दर्द रहेगा। हड्डी तोड़ बुखार या रोग। आप बुखार लिखिए, अच्छा रहेगा। हड्डी तोड़ बुखार, इसको आप लोग हेमरेजिक बुखार भी कहते हैं। हेमरेजिक बुखार का संबंध किससे है? तो हड्डी तोड़ से। एमोद का बुखार का संबंध किससे है? तो टाइफाइड से। और आपसे पूछेगा कि मियादी बुखार किसे कहते हैं? तो टाइफाइड। कल ही बात करी थी हम लोग। अरे बुखार 3 ही होती है, बुखार मोटा मोटा 3 ही होता है, आप लोग याद कर लो। टाइफाइड जीवाणु में, डेंगू विषाणु में और मलेरिया प्रोटोजोआ में। तो बताओ टाइफाइड किसमें आई? जीवाणु में। और डेंगू किसमें आई? विषाणु में। और मलेरिया किसमें आई थी? प्रोटोजोआ में। टाइफाइड जो होती है वो दूषित जल भोजन से हुई थी, लेकिन इस बीमारी का रोग संक्रमण कौन फैलाता है? मच्छर। और मच्छर में ही कौन सा मच्छर? उसका नाम मादा एनाफिलीज नहीं, मादा एनाफिलीज मच्छर जो वो मलेरिया का रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार मच्छर है। मादा एडीज एनापटाई। कौन सी पटाई? मादा एडीज एनापटाई। और यह पटाई 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 दिख रहा है ना, वहां तुक्का मार देना, ये किसका है? डेंगू का फैलाने वाला मच्छर है। इस मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहते हैं। अब यहाँ पर नर मादा एडी, नर एडीज एनापटाई भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन नर पे क्लिक और मत करना। यहाँ पर मादाई नाम क्यों आ रहा, आप लोगों ने ये नोटिस नहीं किया क्या? मादाई उधर आ रहा था मलेरिया में और मादाई डेंगू में आ रहा है, क्योंकि काटने का काम नर तो केवल चूसता है, नर केवल चूसता है, ये हकीकत है। इसलिए क्योंकि नर के मुखांग नहीं होते। आज बच्चों को तो आज बात मालूम पड़ी है, मैं तो मच्छर ही समझ लियो, मच्छर में नर भी है, मादा है, माना था बनी बात। आज मैं था बड़े कि मच्छर में भी फीमेल होते हैं, बिल्कुल वो तो है ही। तो मादा मच्छर के काटने के मुखांग होते हैं, इसलिए वो काट सकती है, और नर मच्छर के मुखांग नहीं होते। और ये मादाएं आपको रात को कभी परेशान नहीं करेगी, या दिन में करेगी। और दिन में कब? इवनिंग टाइम में बहुत मूड में होती है क्या? कि आप सब लोगों को और कहीं से भी नहीं काटेगी, क्या घुटनों से नीचे नीचे काटेगी। ये काटने का काम भी घुटनों के नीचे नीचे। बात ऐसी है, ये इतनी ऊंचाई तक उठ नहीं सकती। अपनी तो हाइट होती है 5-6 फुट, ये उठती है 2-2.5 फुट की ऊंचाई तक, क्योंकि ये वजन में ये मच्छर भारी होते हैं। स्लेटी कलर का मच्छर होता है। और ये कभी भी ध्यान रखना, ये गंदे पानी पर बैठने वाले गरीब मच्छर होते हैं ना, ये आप लोगों को कभी भी बुखार नहीं देंगे, ये आप लोगों को कभी भी बीमार नहीं करते हैं। अब सीजन आ गई है मच्छरों की, आप लोगों को रात दिन में एक आधो डंक लागे है। मलेरिया डेंगू है तो बनी देगा ना। ये दिन में इवनिंग टाइम में आपके घुटनों के नीचे नीचे कोई मच्छर काट रहा है दिन के टाइम, और वो साफ पानी में बैठने वाला, तो आपके डेंगू हो सकती है। ध्यान रहे कि स्वच्छ पानी में बैठने वाले, ये प्रजाति कभी गंदे पानी में नहीं बैठती। बचाओ, आप साफ पानी को तो इकट्ठा होने देते हो और गंदे पानी को साफ करते हो। नहीं करते हो, साफ को इकट्ठा मत करते, स्टोर मत करते। पानी प्रजाति। इसके लिए देखो बच्चा, आप लोग हमेशा ध्यान रखना
कि मादा एडीज एनाफिलाइज, और इसको टाइगर मच्छर भी कहते हैं। कभी कभार पूछता है टाइगर मच्छर किस बुखार के लिए रोग संक्रमण का काम करता है, तो डेंगू के लिए। डेंगू एक खतरनाक बुखार है जिसमें आपकी प्लेटलेट्स गिर जाती है। आप लोगों के ब्लड में 3 सेल्स होती है, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स जो इसका काम होता है वो ब्लड का क्लॉटिंग करना होता है, धक्का बनाना, है ना। आप लोगों के कहीं से भी कट गया, तुरंत एविरल बहने लग जाता है, तो कुछ देर बाद धक्का बन जाता है। इसका काम 3-4 लोगों ने किया है। एक तो विटामिन के रक्त का धक्का बनाता है, आप लोगों का प्लेटलेट्स रक्त का धक्का बनाता है, मिनरल्स कैल्शियम सहायता करता है रक्त का धक्का बनाने में, और अपने शरीर में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है वो रक्त का धक्का बनाती है। तो 4 चीजें याद हुई ना। कौन सा प्रोटीन रक्त का धक्का बनाता है, तो प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा विटामिन रक्त का धक्का बनाता है, तो के। कौन सी ब्लड सेल्स रक्त का धक्का बनाती है, तो प्लेटलेट्स। कौन सा मिनरल्स रक्त का धक्का बनाने में सहायता करता है, तो कैल्शियम। याद रहेगा, ये तीनों शरीर के अंदर होते हैं, तीनों चारों। लेकिन शरीर के अंदर तो लिक्विड ही बना हुआ है, ब्लड जमता ही नहीं है। इनका इनके अंदर बाप बेटा है। कोई आंख दिखाता है तुरंत बोलेगा वो गोली निकाल देंगे, ज्यादा कुछ किया। कौन? हिपेरिन। हिपेरिन सुना है नाम? हिपेरिन रक्त को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखता है, और जैसे ही घटता है हिपेरिन हवा के संपर्क में आता है और मर जाता है। हिपेरिन जब जब हवा के संपर्क में, ये चारों 5 एक्टिव दे रखता है। समझ में आया? डॉक्टर इंजेक्शन खींचता है ना, दवाई इंजेक्शन में दवाई खींचता है ना, तो थोड़ी दवाई वापस निकालता है। वो दवाई नहीं, वो हवा निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? हवा। और वो फिर हवा निकाल के वो आप लोगों के आराम से दवाई मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को आराम से आराम से कोई दिक्कत। और सपोज एक फोन में लगा हुआ बात कर रहा है और वो दवाई खींच ली और उसका ध्यान वापस हवा को निकालने में नहीं गया, और वही इंजेक्शन आप लोगों को लगाएगा, तो आप लोगों के एक तो दर्द होगा बहुत, है ना, क्योंकि जहां जहां हवा गई है वहां से हिपेरिन मर गया है, और वो दवाई फैलेगी नहीं पूरे मास में, उसकी मवाद बन जाएगी। मवाद बन के पूरा इसमें पैर में इंफेक्शन हो सकता है, और उससे आप लोगों का पैर भी कट सकता है। बहुत तगड़ा काम। कई बार क्या ना, पास को इंजेक्शन पास हो गए लड़का सही हो सही है ना, सही बात है ना। मारवाड़ी स्कूल में आवाज ना है। देखो अपन 3-4 में अंग्रेजी यूज कर रहा है, पहले कई वर्ड उसका इंग्लिश में बताते हैं, भाई अंग्रेजी पे तो इंग्लिश में हिंदी में और कई बार साहब आपने ना समझ में बता रहा है बाबा सभी बोला, तो ध्यान पे सारा कोई तकलीफ को नहीं मिली, ठीक है ना। इधर आओ, हम बात करने जा रहे हैं। इधर आप लोगों से पूछेगा कारण जो वायरस बनता है उस वायरस का नाम बताइए, जो डेंगू बुखार को कारण बनता है उसका नाम है अरबो वायरस। शाबाश। अरबो वायरस। अरबो वायरस जो होता है वो डेंगू बुखार का रिस्पॉन्सिबल वायरस होता है। इसका संक्रमण किससे बताया? ये बताओ तुमको। इसका संक्रमण अभी अभी बताया, मादा एडीज एनाफिलाई। कौन सी पटाई? हाँ, बोलते रहा साथ। मादा एडीज एनाफिलाई मच्छर, और इसी मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहते हैं। टाइगर मच्छर। टाइगर मच्छर किस बीमारी का रोग संक्रमण बनता है? रेबीज। सॉरी, कुत्ता किस बीमारी का रोग संक्रमण फैलाता है? चूहा किस बीमारी का रोग संक्रमण फैलाता है? सीसी मक्खी किस बीमारी का रोग संक्रमण फैलाती है? यहाँ का क्वेश्चन पूछ लिया है, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे चलिए। 10 सीसी मक्खी है तो मादा एडी देना पड़ता है टाइगर। अच्छा, इससे प्रवाहित अंग कौन सा है? अभी अभी बताया, बताओ। प्रवाहित अंग होता है आपके ब्लड में, आपका ब्लड, और ब्लड में कौन है बच्चा? ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स में कौन सी सेल्स? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट में से प्लेटलेट्स। और इसको वैसे हिंदी में बिंबाणु कहते हैं, बिंबाणु, है ना। और वैसे इनका टेक्निकल नेम होता है थ्रोम्बोसाइट। वो मैं आगे आपको ब्लड पढ़ा रहा होगा तब समझा दूंगा। इतना अच्छा पॉइंट होता है, ब्लड से भी एक क्वेश्चन बन जाता है बायोलॉजी से। तो आई होप इतनी बात समझ में आया। अब डेंगू हुआ आप लोगों की, तो प्लेटलेट्स को रिकवर क्या वापस डेंगू ठीक हो गया? नहीं करो। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है अपने शरीर में?
2 लाख से 4 लाख प्रति 100 ml पर आपको 2 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स मिलेगी, 50 लाख से 60 लाख आरबीसी मिलेगी और 10,000 से 50,000 तक आपके डब्ल्यूबीसी। ठीक है ना। सबसे ज्यादा आरबीसी की संख्या पाई जाती है ऊंट में। ऊंट में 1 करोड़ 40 लाख प्रति 100 ml पर आरबीसी पाई जाती है, सबसे ज्यादा आरबीसी। मैं आपको आरबीसी में बताऊंगा, फिलहाल अपन ये बात कर रहे हैं कि प्लेटलेट्स घट गई तो आप लोगों को क्या लेना चाहिए। डॉक्टर क्या बताता है, बकरी का दूध के दुनिया में दूध के बराबर तो कोई चीज है ही नहीं। इस दुनिया में सबसे ताकतवर कोई चीज होती है तो वो है माँ का दूध। माँ के दूध के बराबर कोई दुनिया में ताकतवर चीज है नहीं। इतनी भी आप 100 गुना अधिक, कोई उसे 1000 गुना अधिक भी कोई ताकतवर चीज लाओगे तो वो दूध से तो 1 लाख गुना कम है। माँ का वो पीला गाढ़ा दूध की वजह से आप लोगों में इम्यूनिटी है, आप लोगों की दिमाग है, आप लोगों का जो शरीर वो माँ के पीले गाढ़े दूध से बना हुआ है, उसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। कीस के वहां पर देसी भाषा माँ को पीलो जब गाय भैंस ब्यावा अपना तो हाँ स्टार्टिंग कीस बोला, 7-8 दिन तक दिनों तक आपको खावा बने दूध पियो पनीर है ना, वो गलत पीना चाहिए। हर कोई हजम नहीं कर सकता। कई के तो दूध पीना को 10 साल हो जाए कई के दूध पियो 10 साल हो है और कई भाई साहब 7 दिन की 8 दिन की रोटी देते रोटी दूध देते कुछ सब कुछ हजम है, जिसका पाचन तंत्र इतना अच्छा है क्यों उस कोलेस्ट्रॉल में इतनी ताकत होती है आप सोच नहीं सकते। इसलिए सारा जुबिन हो गया सही करना, जुबिन हो गया सर सही करना आप सब लोग पता है मेरी मां के बराबर कोई नहीं। और रियल में आप लोग अपनी मां की लाल है, अपनी मां का दूध पिया है तो इस बार अपनी मां का कुर्बानी करिए चेस्ट, अपनी मां का उस समाज में उस घर में उस गांव में उस गली में उस मोहल्ले में आप लोग इज्जत दिलाइए क्योंकि आपकी वजह से ही आपके माँ बाप, जिस दिन आप लोगों का सिलेक्शन होगा आपके माँ बाप की उम्र 10 साल हो जाएगी, पता है ना ये चीज। और आप लोग सिलेक्शन नहीं लेंगे आप उनके माँ बाप को दूध के बजाय आपको पता है ना आप सब लोग। माँ के दूध के बराबर कोई चीज नहीं है। वैसे दूध में बकरी का दूध होता है उसमें प्लेटलेट्स जल्दी रिकवर होती है, बकरी का दूध आयरन अच्छा देता है। दूध में आप लोगों को आयरन खून बनाना है तो दूध में आप बकरी का दूध पीजिए, दिमाग बनाना गाय का दूध पीजिए, और आपको पेटी मोटा करना भैंस का दूध। ठीक है ना। ऊँटनी का दूध अपनी जगह इंपॉर्टेंट, कई जगह तो लोग कुत्ती का दूध मतलब कुत्ते का फीमेल कुत्ते का दूध भी ऐसे वो भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट। दूध के समान कोई चीज नहीं है। आप दूध पियोगे, मेक ए हैबिट एवरी डे टेक ए कप दूध गिलास, ठीक है। तो ये चीज हो गया। या फिर आप फल, आप रोज 2 फल खाइए, जैसे आप लोगों का मिराज तानसेन गणेश साहब है ना, खाने वाली चीजें तो आप लोग खाते नहीं हो, नहीं खाने वाली खा रहे पर आरती देव दिमाग काम होगा और पढ़ाओ तो आज में तो हमारी धुन को मिराज पर पढ़ के है ना मुझे तो लिख बम अरे अब दिमाग आ रहा तो आपको ये चीजें नहीं, आप 4 खाते हो, 2 दोपहर पहले 2 दोपहर बाद 20 रुपए लगे। आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं मानने वाले, आप लोग 2 ही खाओ, 2 कम करते ही तानसेन 2 कम करते कितने रुपए 10 रुपए से 2 खा सकते, 2 केला सकता केला 100 रुपए। आप सोच नहीं सकते केला कितनी है ना। रोज 2 केले खाएंगे आप लोगों में ये चीजें मेंटेन करेंगे। आप लोग क्या करते हो, बीमार होते हो तब अनार खरीदते हो, सेब खरीदते हो, कीवी फल खरीदते हो, आप पहले ही लो इन चीजों थोड़ा 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 आप लोग कभी भी आप लोग मान के चलिए कभी भी आप लोग मान एक बार तो रोगों का ग्रसित आप लोग रोगों के ग्रसित घर में भी चले गए तो आप लोगों को रोगी आपको जल्दी से रोगी। तो ये चीज होती है, हमें पता नहीं है लास्ट टाइम हमारा सर दर्द कब हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज होती है सर मेंटेन, इन चीजों को मेंटेन रखोगे आप लोगों को एक बार तो मच्छर भी काट जाएगा ना तो आप लोगों में इतनी तगड़ी इम्यूनिटी होगी, ठीक हो जाएगा। कई लोगों को कोविड-19 हो गया था, ठीक हो गया। अभी नॉर्मल बीमारी बन गई कोविड-19, अभी भी होती है, ठीक हो जाती है, बस जैसे जुकाम बुखार होती है जैसे नॉर्मल बीमारी होती है। और पहले कितना डरा दिया था है ना, बॉडी को नहीं समझ दिया था तो घबराते ही मर गए थे। सामने गया तो ऐसे ठीक इधर आइए प्लीज। इससे प्रभावित प्लेटलेट्स होता है और प्लेटलेट्स आप बकरी के दूध से, कीवी फल से या फिर आप लोग अनार से या इनसे और भी कई चीजें। आगे बढ़िए, आप लोगों से पूछेगा इसके लिए जांच क्या करेगा लोग, जांच। तो जांच के लिए सिंपल है टोर्निकेट टेस्ट, टोर्निकेट टेस्ट। अब आप लोगों से पूछेगा टोर्निकेट 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 याद रह जाएगा क्या बताओ, टोर्निकेट
टोर्नियोगेट टेस्ट, टोर्नियोगेट टेस्ट का संबंध किससे है? टोर्नियोगेट टेस्ट का संबंध किससे है? टीबी की, सॉरी डेंगू की, टीबी के लिए ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट, ट्यूबरक्लोसिस तैसे ट्यूबरक्लोसिस है तैसे टोर्नियोगेट टेस्ट है। अब कई लोग क्या करते हैं, टोर्नियोगेट टेस्ट को टीबी पर क्लिक कर, टीबी ऑप्शन में मिलेगा आपको, क्योंकि पसाएगा तैसे ट्यूबरक्लोसिस है तैसे टोर्नियोगेट है। तो टोर्नियोगेट ध्यान रखिए, डिफाइन करके रखिए, डेंगू का लिए और ट्यूबरक्लोसिस। आगे बढ़िए, आप लोगों में मोटा मोटा याद से है और बचावी उपचार है डेंगू के लिए, आपको पता है एक भयानक बुखार है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है वो काफी इंपोर्टेंट और आईएमपी है, और उसका सब लोगों ने नाम सुन रखा होगा, रेबीज। सुना क्या? हाँ, गजबन रेबीज, रेबीज रोग। रेबीज रोग जो होता है, इस रोग का अन्य नाम होता है हाइड्रोफोबिया। अन्य नाम हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब जहां पर भी दिखता है समझिए पानी से संबंधित बात होगी, और फोबिया इट मींस घबराहट, डर या भय, डरना, डरना को कहते हैं फोबिया, डर लगना को क्या कहते हैं फोबिया। तो जल के पास ये रोगी जाएगा तो उसको कपकपी होगी, चक्कर आएगा, गिर जाएगा, पसीना आएगा, इस जगह जाने के लिए डॉक्टर बताएगा, क्योंकि ये रेप्टो वायरस जो होता है इन जगह पर साइनोस्टेशन करके इतनी ग्रो करता है शरीर के अंदर और रोगी पर हावी हो जाता है। समझ आया? तो आप लोग अन्य नाम बराबर एक के लिए याद रखिए, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया बीमारी किसको कहते हैं? रेबीज को। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। इसको हाइड्रोफोबिया के अलावा कभी कभार जल भीति रोग के नाम से भी या जल रोग के नाम से भी जानते हैं। जल भीति रोग, जल भीति रोग का संबंध किस बीमारी से है? और हाइड्रोफोबिया किस बीमारी को कहा जाता है? रेबीज को ही कहा जाता है। आओ आगे इसका कारण बताओ कि कौन सा वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनता होगा। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस होता है रेब्डो वायरस। रेब्डो वायरस, रेब्डो वायरस के कारण आप लोगों का हाइड्रोफोबिया होता है, वैसे रेबीज, वैसे रेब्डो। आगे आपसे पूछेगा इसका संक्रमण किससे फैलता होगा? तो इसका संक्रमण पागल, पागल क्यों हुआ? क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो गया। आपका दिमाग तंत्रिका तंत्र से ही जुड़ा, दिमाग तंत्रिका तंत्र का ही पार्ट होता है, नर्वस सिस्टम। जिसका दिमाग इंफेक्टेड है तो वो पागल होता है। तो इसमें क्या होता है, आदमी का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो पागल कुत्ता, लोमड़ी, ठीक है ना, बंदर और इंसान नहीं मानो भी काटेगा तो उसकी भी, पागल कुत्ता, लोमड़ी, बंदर आदि से इसका रोग संक्रमण फैलता है। ये कुत्ता को ये जो रेब्डो वायरस इसका नर्वस सिस्टम खराब कर देगा और इतना खतरनाक तरीके से पागल हो जाएगा, सीधा स्ट्रेट दौड़ेगा। इसका एक सिम्टम्स है एकदम सीधा दौड़ेगा, जैसे इधर दौड़ना स्टार्ट कर दिया दिल्ली आ जाएगा, तब तक अपना दिशा नहीं बदलता है जब तक वो किसी चीज से टकरा नहीं जाता। जैसे इधर दौड़ा इस दीवार से टकराया, इधर मुंह हो गया तो इधर दौड़ेगा, उधर टकराया इधर मुंह हो गया तो इधर दौड़ेगा, जब तक दौड़ता रहेगा तब तक उसकी मौत नहीं होगी। समझ में? खतरनाक चीज है। तो ये बीमारी आप लोगों के पागल कुत्ते से, लोमड़ी से इसे रोग संक्रमण होता है। प्रभावित अंग क्या होता है? अभी भी डैमेज ऑर्गन, नर्वस सिस्टम। प्रभावित अंग, तो प्रभावित अंग बराबर जवाब आ जाएगा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र को आप लोग नर्वस सिस्टम यानी एनएस भी बोल सकते हैं। एनएस मतलब नरेंद्र सिंह, ये है एनएस, नर्वस सिस्टम। या फिर आप लोग नर्वस सिस्टम के अलावा ब्रेन भी बोल सकते हैं, ब्रेन भी ऑप्शन हो सकता है ना। तो इतनी चीजें, इसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना, उपचार के लिए एक टीका दिया जाता है। उपचार के लिए टीका बता सकते हो क्या? उपचार के लिए टीका बता सकते हो क्या? उपचार के लिए टीका लगता है, उपचार में एआरएस का टीका लगाया जाता है। इसका बच्चा एआरएस, एआरएस का टीका। एआरएस का पूरा नाम पूछ सकता है तो आप लोगों से ध्यान रखिए, एआरएस का पूरा नाम होता है एंटी रेबीज सिरप। एंटी रेबीज सिरप, एंटी रेबीज सिरप का संबंध किस टीके से है? तो एआरएस। डीपीटी का टीका किसके लिए लगाया जाता है?
एक देखो डीपीटी का टीका भी पूछता, मैं इधर आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप नोट लगा के लिख लो, चाहे किसी भी इंपोर्टेंट करके लिख लो। डीपीटी, डीपीटी एंटी रेबीज सिरप, एंटी रेबीज सिरप, ओके। डीपीटी टीका में बताना भूल गया था, बता देता हूँ, काफी बता एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों के, इधर राजस्थान के एग्जाम, उसमें भी, सेंट्रल की भर्तियों में भी, रेलवे, कोई भी किसी भी भर्ती में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। डीपीटी, डीपीटी का टीका, डीपीटी का टीका, देखो डीपीटी का टीका होता है ना, ये 3 रोगों के लिए लग रहा है। एक डी का मतलब क्या है, डिप्थेरिया, डिप्थेरिया, डिप्थेरिया जीवाणु जनित बीमारी थी, एक्चुअली में इंपोर्टेंट है। डिप्थेरिया गले का इंफेक्शन, गला को रोग भी कहता है, कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, इंफेक्शन होता है गले, ग्रंथि गले में पाई जाने वाली इससे प्रभावित हो जाती है, डिप्थेरिया भी नहीं लग गया। टी का मतलब होता है पर्टुसिस, टी का मतलब क्या होता है, पर्टुसिस, पर्टुसिस जो होता है वो काली खांसी को कहा जाता है। पर्टुसिस किसको कहते हैं, काली खांसी को, साल से कम होता है, जैसे खांसता ऐसा जैसे कोई डीजे की आवाज में खांसता, खतरनाक खांसी होता है ना, कुत्ता खांसी क्या बोलते हैं, तो कुकर खांसी, काली खांसी या पर्टुसिस इंग्लिश वर्ड है इसका, इसके लिए डीपीटी का टीका लगाता है। और एक टी हो गया, एक क्या है, टी, तो टी का मतलब होता है टीटैनस, बताया ना पीछे जीवाणु में टीटैनस, तो 3 लोगों के लिए लगा, इसलिए इस टीके को ट्रिपल एंटीजन का टीका भी कहते हैं। कौन सा टीका कहते हैं, ट्रिपल एंटीजन टीका। ट्रिपल एंटीजन के टीके का ट्रिपल एंटीजन टीका किसको कहते हैं, डीपीटी को कहते हैं। डीपीटी 3 लोगों के लिए टीका काम किया, डिप्थीरिया के लिए, पर्टुसिस के लिए और टिटनेस के लिए। एटीएस के टीके का संबंध किससे है, रेबीज से। और आप लोगों से पूछेगा कि बीसीजी के टीके का संबंध किससे है, तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा टीबीसी। कल ही तो बताया ना, कल बताई हुई बात को आज ही फॉरगेट हो रही हो, तो अभी एग्जाम टाइम में तो बहुत बड़ा टाइम है। आप लोगों को क्या है, इन चीजों को अपडेट कर दिया, आप 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हम नहीं, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पढ़ाने के लिए भी बहुत कुछ है, इंसान हम अकेले हैं और समय बहुत कम है। आगे भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक आप हंसते रहिए, मस्त रहिए। आप एक मानिए कि निश्चित तौर से हम लोग आपको ये मिलेंगे, आप लोगों का कवर हो जाएगा, सरल साइंस में कोई तकलीफ नहीं होगी, ये आप लोगों का पूछना उसमें कोई किसी प्रकार की तकलीफ आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है बच्चा। तो कल हम लोग इसी ठीक टाइम पर आप लोगों से मिलेंगे नई अपडेट लेकर, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मस्त रहिए, अपनी मम्मी पापा का